बुलेटिन की शुरुआत यूपी के एक मंत्री के विवादित बयान के साथ करेंगे। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बयानों की प्रतिक्रिया में यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने दिया है एक विवादित बयान। मंत्री जी ने कहा है कि जो लोग भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे वो एनकाउंटर में मार गिराए जाएंगे। साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत को बांटने की साजिश करने वालों को यूपी छोड़ना होगा। पिछले दिनों मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर योगी की सरकार दोबारा आई तो वो यूपी छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार की जनसंख्या नीति का विरोध करते हुए कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं क्योंकि 2 बच्चे एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं। ये है कि बच्चों का दर्द वही जानता है जिसके बच्चे होते हैं। समझे? अब जिस तरह के एक बच्चा पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है ये औरत ही समझ सकती है, मर्द नहीं समझ सकता है। उसी तरह से बच्चों का दर्द, और इस देश में आप अगर ये कानून बना रहे हैं, अच्छी बात, कोई भी कानून बनाए तो अच्छा है, लेकिन कानून नाइंसाफी के साथ ना हो। एक बच्चा एनकाउंटर में मार देती है पुलिस, दूसरे के हाथ से कुकर बरामद करवा देती। ये मुनव्वर राणा का बयान आपने देखा। इसी पर मंत्री जी की प्रतिक्रिया देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। 40 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। 1947 में जो, और आइए अब आपको मुनव्वर राणा का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने एनकाउंटर के बारे में कहा था। मुनव्वर जी, क्यों आपने यूपी छोड़ने का मन बनाया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई शर्त नहीं है कि अगर योगी बन गए तो हम छोड़ देंगे। अभी मुमकिन है योगी न बनाया जाए, योगी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए कि जाइए गोलान की पहाड़ी पे घूमिए, दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी की नहीं है, योगी से कोई मेरा कोई जाति कोई झगड़ा भी नहीं है, विचारधाराओं का टकराव है। समझे आप? तो विचारधारा भी नहीं, नाइंसाफी से इंसाफ का टकराव है। अब बात मौसम की करेंगे। मूसलाधार बारिश से देश के कई हिस्सों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं फ्लैश फ्लड की मार है तो कहीं पहाड़ दरकने की तस्वीर आई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से सड़कें बंद हो गई। रावी नदी की उफान से 3 लोग बह गए तो कांगड़ा में 10 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कठुआ की उज नदी की धार से 5 लोगों को बचाने के लिए वायु सेना को लगाना पड़ा। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी और चंपावत से भी फ्लैश फ्लड से हादसे की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश की चंबा और कांगड़ा पर मौसम की जबरदस्त मार है। मूसलाधार बारिश से रावी नदी की उफान में 3 लोग बह गए तो पहाड़ दरकने से रास्ता जाम हो गया। कुदरती खूबसूरती के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कुदरत का कहर बरपा है। इस बार निशाने पर था चंबा। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में आए तूफान को देखिए। नदी का पानी सीढ़ियों पर चढ़ चुका है और पुल को चूम रहा है। पानी की धार इतनी तेज कि इसकी चपेट में आने पर किसी का बचना मुश्किल हो जाए। पिछले 2 दिन की मूसलाधार बारिश में चंबा की पहाड़ी नदियों में मानो जान आ गई हो। तस्वीरें देखिए, पहाड़ों में नीचे गिरता पानी और फिर सड़कों पर बर्बादी का मंजर। पहाड़ों से गिरते पानी के साथ भारी मलबा आ रहा है जिससे सड़कें बाधित हो रही हैं। सड़कों को साफ करने के लिए दिन रात जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं। मूसलाधार बारिश से चंबा में रावी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। चंबा भारमौर मार्ग पर भूस्खलन से एक कार रावी नदी में गिरी तो तेज उफान की वजह से कार सवार लोगों को बचाया नहीं जा सका। बड़ी मुश्किल से एक महिला का शव नदी से निकाला गया।
कार में 3 लोग सवार थे। एक तरफ भारी बारिश और दूसरी तरफ पहाड़ दरकने से सड़क पर गिरता मलबा। लोगों के लिए ये दोहरी मुसीबत है। लेकिन इसी मुसीबत के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है चंबा का बाहुबली। चंबा के तिस्सा में जब मलबे से रास्ता बंद हुआ तो इस शख्स ने कंधों पर बाइक उठाकर चलना शुरू कर दिया। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, ये कोई आम रास्ता नहीं है। सड़कों पर कीचड़ है, किनारे खाई है, जरा सी चूक और जान पर जोखिम। लेकिन ये शख्स बेहद सधे तरीके से कच्चे और पथरीले रास्तों को पार करता रहा। भरमौर पठानकोट NH समेत 56 जगहों पर भूस्खलन के बाद आवाजाही कल ठप पड़ी। हालांकि कल देर शाम तक 43 सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया। बादलों ने एक बार फिर कांगड़ा में भी तबाही मचाई है। रविवार को मूसलाधार बारिश से आए फ्लैश फ्लड में कांगड़ा जिले के नागोह गांव में 10 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 2 मकान तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। फिर कुछ दिन मामूली राहत के बाद 26 जुलाई को दोबारा मानसून सक्रिय होगा। जहाँ तक अलर्ट्स की बात है, अलर्ट्स अभी हम रेड अलर्ट नहीं रख रहे हैं अभी आने वाले 48 घंटे के लिए। लेकिन मानसून जो है अभी 36 घंटे कम से कम जो है इसी तरह से बना रहेगा। और कुछ इलाकों में जो प्रदेश हैं, जो जिले हैं, कांगड़ा, चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से सरकार भी एक्शन में है। जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए सारी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया है। पिछले दिनों में जहां सड़कें अवरुद्ध हुई, लेकिन तुरंत उसके बाद खोल भी दी गई यातायात के लिए। और उसके बाद जहां कुछ डैमेजेस हुए तो तुरंत वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां जरूरत थी वहां पर इफेक्टिवली जो है प्रभावी ढंग से वो रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। और फिर भी उसके बावजूद अगर 2-3 दिन के बाद जो बताया जा रहा है कि और ज्यादा बारिश होने की संभावना है, हमको सतर्क होकर के काम करना है। लंबी गर्मी के बाद बारिश राहत लेकर आती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं से भी सुकून पहुंचाने वाले नहीं हैं। आप अगर खतरे वाले इलाके में रहते हैं तो सावधान रहें। चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। अब कठुआ और उत्तराखंड के हल्द्वानी चंपावत की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। कठुआ की उज्ज नदी में आई बाढ़ में कल 5 लोग फंस गए। SDRF ने 4 को तो बचा लिया, लेकिन बचे हुए एक शख्स को बचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। उधर हल्द्वानी और चंपावत से भी फ्लैश फ्लड में लोगों के फंसने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद कठुआ में बहने वाली उज्ज नदी का उफान देखिए। उज्ज नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है, सब कुछ उजाड़ने और बर्बाद करने पर उतारू। अब इसी उज्ज नदी की दूसरी तस्वीर देखिए। नदी की लहरों के बीच जिंदगी की जंग छिड़ी है। 2 शख्स पानी की लहरों में बहता नजर आ रहा है। ये दोनों उन 5 लोगों में शामिल थे जो उज्ज नदी में आई उफान में फंस गए थे। जैसे ही स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर मिली तो पुलिस और SDRF के जवान तो तत्काल पहुंचे ही। मामले की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना की टीम भी पहुंच गई। नदी की धार तेज थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल थी। 4 लोगों को तो पुलिस और SDRF ने बचा लिया, लेकिन एक शख्स तक SDRF के जवानों के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया और इस शख्स के बचाव में लगी वायुसेना। हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां गिराई गई और फिर इस शख्स को जमीन से खींचकर सुरक्षित जगह पर उतार दिया गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था, बहुत बहाव था, तो इसलिए हम थोड़े
नहीं जा सके पार, फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लोगों को उनके वो जो मंजे थी वो भी निकाली। सारा लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ गुर्जर लड़के थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद चॉपर हेलीकॉप्टर आया और उससे वो उस आदमी को नूरदीन था उसका नाम, फिर उसको रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। तो 3 पीछे थे और एक हमने इधर से निकाल लिया, उसको रेस्क्यू कर लिया। कठुआ में उज्ज समेत बरसाती नदियों में आए दिन फ्लैश फ्लड आता रहता है। अक्सर नदी के उफान में लोगों के फंसने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में कल पुलिस टीम लोगों को जागरूक करने के लिए एक्शन में नजर आई। लोगों को इस मौसम में नदी में उतरने से मना किया गया है। टीम अपनी गाड़ी आई, हमें सामान अपना लोड किया, इधर गुजर बस्ती में पहुंच गए। हम इधर से हमने उस आदमी को रेस्क्यू किया। पानी बहुत था और भैंसें थी उनकी, कुछ और लोग भी थे, उनको हमने रार पार कर दिया। एक आदमी था जो नहीं शरीर भरा था उसका और बूढ़ा बुजुर्ग था। पानी का बहाव ज्यादा था इसलिए वो इधर टप नहीं सकता था, इसलिए हमने फिर हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश जम्मू के सांबा जिले में भी हुई है। इससे सुंब क्षेत्र में ढाकी रोड स्थित सांखी नाला में आई भीषण बाढ़ में एक इनोवा कार फंस गई। कार से ड्राइवर तो किसी तरह निकल गया, लेकिन कार मालिक नहीं निकल पाया। गाड़ी तेजी से पानी में डूबती चली गई। स्थानीय युवकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बड़ी मुश्किल से कार निकाली और कार पर मौजूद शख्स की जान बचाई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं। हल्द्वानी गौलापार के विजयपुर क्षेत्र में उफनती हुई सूखी नदी पार करना बोलेरो सवार के लिए भारी पड़ गया। बोलेरो बीच नदी में फंस गई। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को पानी से निकाला जा सका। क्षेत्र ऐसी नदियां, ऐसे नाले जहाँ पे सामान्य आवाजाही रहती है और कैचमेंट एरिया में बारिश होने पे वहाँ पे उन लोगों को जाने से मना किया जाए या पुलिस वहाँ पे व्यवस्था रहे ताकि लोगों को सचेत किया जाए अभी आप नदी पार न करें। चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे के पास की ये तस्वीर देखिए। मंगलवार दोपहर बन लेक के पास पहाड़ी से अचानक आए मलबे और पानी में बहकर ऑल्टो कार और कैंटर नाले में समा गए। हादसे में ऑल्टो कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में ऐसे हादसे आम हैं, इसलिए ऐसे रास्तों से गुजरते हुए सावधान रहें। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, चंपावत से गिरीश सिंह और हल्द्वानी से राहुल सिंह दमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको बिहार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल बागमती नदी दरभंगा जिले में तबाही मचा रही है। दरभंगा के हयाघाट ब्लॉक से देखिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम नया टोला गांव पर पहुंच चुके हैं जो कि दरभंगा के हयाघाट प्रखंड में स्थित है और आपको तस्वीरें पहले दिखा दें कि आप देखें किस तरीके से गांव में पूरी तरीके से जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कई जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, जो गांव है वाले हैं, वो अपने घर को छोड़कर जो है वो ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। और हम अब चलेंगे, लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मुश्किलों का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। देखिए जहाँ पे मैं इस वक्त उतरा हूँ, यहाँ लगभग घुटने से ऊपर जो है वो पानी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तमाम यहाँ पे घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और या फिर जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब इसी ऐसे ही हालत में जीने को मजबूर हैं क्योंकि ये हालत 3-4 महीने इसी तरीके से रहता है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून। रुखसाना जी, ये बताइए कब से पानी घुस गया है गांव में आप लोग? 10 रोज हुआ। 10 रोज हो गया जी। कौन सा नदी का पानी है? बागमती जी। इससे क्या मतलब समस्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि हम लोग डूब रहे हैं। कोई राशन पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए माल जाल लेकर के घर में हैं। कोई न एगो पन्निक दिया, लाइन पर सबको पन्निक मिला, हमरे लोग को पन्निक नहीं गांव में मिला, तो हम लोग डूब भस रहे हैं। दाना नहीं दे रहा है कोई
कोई पूछने जिंदगी चल रहा है। देखते हैं नाव के लिए कलोल कर रहे हैं, लाइए भैया लाइए, तो आता है तो बाजार उजार करते हैं। माल जाल जो है इसी तरह भूख रहता है, आदमी भी भूखे मरता है, क्या करेंगे। कोई चीज का वास्ते नहीं है, इतना पन्नी भी मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। खाने को सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक बार कोई भी घूम के नहीं आता है। कब तक रहेगा गांव में आप लोग के पानी? कब तक? 2 महीना और 3 महीना भी, 1 महीना भी, जैसा पानी है वैसा 3 महीना भी रहेगा। हाँ जी। तो देख सकते हैं साल में लगभग 3 महीने ऐसा गुजरता है जब बाढ़ का पानी इस गांव में घुस जाता है, और जिसके कारण से पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है। लोगों को अपने घरों को छोड़कर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जाना होता है जिंदगी बचाने के लिए। देश के मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कोरोना की तीसरी लहर के लिए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को ही तैयार नहीं है। यूपी के कौशाम्बी में कल बीडीसी सदस्यों के शपथ ग्रहण में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां मौजूद विधायक से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उत्साह के आगे बीमारियां भाग जाती हैं। बड़ी बेटी है श्रेया, आप लोग तालियों के साथ आज बेटी भी आई है। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि क्या मेडिकल एक्सपर्ट खामखा तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि तीसरी लहर से सावधान, तो क्या उसके कोई मायने नहीं हैं? ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण चल रहा है। मंच पर बिना मास्क के मंझनपुर के विधायक लाल बहादुर मौजूद हैं। शपथ लेने आए तमाम निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं। इनमें ज्यादातर के चेहरे पर मास्क नदारद है। जिनके चेहरे पर मास्क है वो भी दिखाने के तौर पर। ये तस्वीर देखिए, फूल माला पहनाकर निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान किया जा रहा है। ठसाठस भीड़ है, लेकिन कहीं मास्क नहीं। समारोह में पहुंचे मेहमानों को देखिए, इनके चेहरों पर मास्क ढूंढते रह जाएंगे। जब समारोह में पहुंचे सबसे बड़े मेहमान विधायक ही मास्क न लगाएं, तो बाकियों को तो एक तरह से लाइसेंस मिल गया। अब आप इस पर सुनिए विधायक का दिलचस्प जवाब। एक खास बात देखने को मिली, तीसरी लहर भी चल रही है, आने वाली है, लेकिन चेहरे पर मास्क लोगों के नहीं दिखे, तो वरन आपके भी चेहरे पे नहीं दिखाई दिया। उत्साह इतना तगड़ा है कि उत्साह के आगे सभी बीमारियां भाग जाती हैं। तो उत्साह के आगे कोई रोग नहीं लोगों के पास पहुंच पाता, फटक पाता। तो आज उत्साह है लोगों में। कोई तीसरी लहर अभी यहाँ से बहुत दूर है। जितनी हैरानी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई इन तस्वीरों को देखकर हो रही है, उससे ज्यादा हैरानी विधायक के जवाब से। जिन्हें लोगों को जागरूक करना चाहिए, वही इस तरह की बयानबाजी करें, तो फिर कोविड से जंग क्या होगी। पंकज श्रीवास्तव, कौशाम्बी, आज तक। बारिश के आई देश में लोगों का जीना मुहाल हो गया। जिधर देखो पानी ही दिखाई दे रहा है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक आफत की मूसलाधार बारिश हो रही है। थाने डूब गए हैं, कारें बह गई हैं, घर मकान सब कुछ ढह रहा है। अब यूपी में भी मुसीबतों की बारिश बरसना शुरू हो गई है। तस्वीरें एटा की हैं। 5 घंटे लगातार बारिश हुई तो क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। पूरा थाना डूबा है। पुलिस वाले की बाइक पूरी तरह से पानी में डूबी है। कोतवाली के अंदर घुटनों तक पानी में पुलिस वाले खड़े हैं। कोतवाल का ऑफिस भी पानी में डूबा है। इस वक्त जम्मू में भी मूसलाधार आफत बरस रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, किस तरह ये कार तवी नदी में फंसी है। इस कार के ड्राइवर ने तवी नदी के बहाव को नजरअंदाज किया और जरा सी चूक के चलते चली गई कार पानी में। किसी तरह ड्राइवर तो बच गया, लेकिन ऐसा लगा कि कार तवी नदी में बह ही जाएगी। फिर आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर बुलवाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को बाहर खींचा। मॉनसून सत्र से पहले कथित जासूसी कांड का खुलासा संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? आखिर जासूसी की टूल किट के पीछे कौन है? इसे समझने के लिए आप केंद्र सरकार और विपक्ष के दावों को, दलीलों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि जासूसी पर जंग 2019 से चली आ रही है। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो।
संसद से सड़क तक केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की टक्कर है। मुद्दा कथित जासूसी कांड का है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, विघटनकारी शक्तियों का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आरोपों की टाइमिंग और आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए क्रोनोलॉजी समझाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो, जर्नलिस्ट? जासूसी हुई या नहीं, इसी बात को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। जिसके द्वारा, क्योंकि अभी हम किसी भी जो एजेंसीज हैं इस सरकार की, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से के काम हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस तरह से उनके मैलवेयर, उनके मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और बड़े बड़े लोग इसमें, ममता जी भी शामिल हैं, इसमें उनके नेफ्यू भी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ये बात है तो फिर तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए, और उनको अपने गिने चुने लोगों के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने गिने चुने लोगों की होनी चाहिए। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए, गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। पेगासस की पहेली क्या है? केंद्र सरकार से यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कभी खुद को गुनहगार नहीं मानता है तो सरकार भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगी। और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई चोर अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है, उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताएं कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ, और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए, और उनके खिलाफ जो भी आवाज आती है या जो भी उनको जो करना है, इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। मॉनसून सत्र में जिस सियासी तूफान से बवंडर आया हुआ है, ये मुद्दा राज्यसभा में 2019 में उठा था। तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जासूसी के यही सवाल उठाए थे। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। सरकार ने अब तक तो ये माना है, नहीं माना ही कानूनी तौर पर जासूसी हुई है। पहला सवाल, क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ, तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट वायोलेशन के लिए कोई इंटरनल इंक्वायरी का आदेश सरकार ने दिया है? अगर नहीं तो सरकार ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी कोई एजेंसी इसमें शामिल नहीं थी? और सर, हमारा दृष्टिकोण बहुत ही साफ है। जिसको भी शिकायत है वो केस करे, डैमेज ले 5 लाख, 3 साल के लिए जेल भिजवाए, भारत सरकार उस इंक्वायरी में पूरी मदद करेगी। बट गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इनटू एनी फिशिंग इंक्वायरी सर, क्योंकि मुझे भी अपने देश के नागरिकों को सम्मान की बात करनी है। अब सर, बार बार बात की कि आपने ये खरीदा कि नहीं, एंड आई वांट टू, दिग्विजय जी, बड़े आदर से मैं डिनाई करना चाहता हूं कि पेगासस की मीटिंग कोई गृह मंत्री जी के साथ हुई थी, जिसका आपने पूरा ये माना है। ये मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं। राज्यसभा में जासूसी को लेकर सवाल जवाब हुए थे। उस वक्त कांग्रेस के हर सवाल का जवाब तत्कालीन IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया था।
दानिश सिद्दीकी, वो भारतीय पत्रकार जिनकी मौत पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान ने उनकी मौत पर खेद भी व्यक्त किया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक से बातचीत में अफगानिस्तान की सेना के कमांडर ने बताया कि दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने पहले गोली मारी और फिर उनकी मौत के बाद उनके सिर पर गाड़ी चढ़ाई। अफगानिस्तान के कंधार में मौजूद आज तक संवाददाता अशरफ वानी की भेजी हुई ये रिपोर्ट देखिए। 16 जुलाई 2021 वो तारीख जिस दिन भारत के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मारे गए और देश में हर किसी की आंख नम हो गई। लेकिन अफगानिस्तान पहुंचे आज तक को दानिश की मौत पर बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पता चला है कि दानिश को गोली मारने वाले तालिबान ने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया। आज तक के कैमरे पर अफगान कमांडर ने बताया कि तालिबान ने पहले दानिश को गोली मारी और फिर उनकी मौत के बाद उनके सिर को गाड़ी से कुचला। तालिबान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दानिश भारतीय थे और तालिबान भारत से नफरत करता है। तालिबान की क्रूरता पर यह खुलासा कंधार में आज तक संवाददाता अशरफ वानी से बातचीत के दौरान बिलाल अहमद ने किया। बिलाल अहमद पिछले 5 सालों से अफगान सेना से जुड़े हैं और कमांडर के पद पर तैनात। ध्यान से सुनिए दानिश सिद्दीकी के साथ तालिबान ने कितनी बर्बरता की। स्पिन बोलदा कुलूसवालिया डिस्ट्रिक्ट है अफगान कंधार के, तो वो वहाँ पे ये न्यूज जारी कर रहा था, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। तालिबान ने अपना बैरक दरवाजे पे लगाया, तो वो इंडियन जर्नलिस्ट जो था वो वही हादसे में दानिश सिद्दीकी उसी वक्त वहाँ पे मौजूद था, अपना ये न्यूज वीडियो कर रहा था। तो तालिबान की तरफ से वो एक दफा गोली पे लगाए, फिर उसके सर पे टांग चढ़वाया, गाड़ी और टांग उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई है। तो उसी वक्त वो जब वो शहीद हुआ तो उन लोगों ने देखा ये इंडियन है, इंडियन यूजर है, तो उससे एक मरा हुआ था, शहीद हुआ था, लेकिन फिर भी उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई। दानिश सिद्दीकी की मौत के बारे में अभी तक ये बताया गया कि वो अफगान सेना और तालिबान के बीच झड़प में मारे गए। पाकिस्तान से लगे स्पिन बोल्डर शहर के बाजार पर अफगान सेना ने जब दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की तो तालिबान से उसकी मुठभेड़ हुई और एक अफगान अधिकारी के साथ दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। लेकिन तालिबान ने उनके शव के साथ क्या किया, इसे लेकर पहली बार हिला देने वाला ये खुलासा हुआ है। वो जब वो शहीद हुआ तो उन लोगों ने देखा ये इंडियन है, इंडियन यूजर है, तो उससे एक मरा हुआ था, शहीद हुआ था, लेकिन फिर भी उसके सर पे गाड़ी चढ़वाई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से लगी सीमा पर दानिश सिद्दीकी मारे गए, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर बता दिया है कि तालिबान भारत से कितनी नफरत करता है। भारत विरोध में अंधा तालिबान अमेरिकी सेना के जाने के बाद लगातार भारतीय निवेश को नुकसान पहुंचा रहा है। इस काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसकी खुलकर मदद कर रही है। दानिश की मौत पर आज तक के जरिए हुआ ताज़ा खुलासा इस पर मोहर लगाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए पाकिस्तान किस तरह से अपना भारत विरोधी एजेंडा पूरा करने में लगा है। अशरफ वानी, कंधार, आज तक। तालिबान का दावा है कि वो लगातार अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन काबुल की तरह एक शहर है जिस पर तालिबान शिकंजा कसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब उस शहर की कहानी देखिए। तालिबान दावा कर रहा है कि जल्द ही पूरा अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में होगा, लेकिन फिर भी पहाड़ पर बनी ये चेक पोस्ट तालिबान की पहुंच से दूर है। आखिर कौन सा शहर है जहां बनी इस इमारत की दीवारों को लांघने की हिम्मत तालिबान नहीं कर पा रहा है? आखिर ये कौन सी जगह है जहां पर छोटे छोटे बच्चे तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? ये अफगानिस्तान का कंधार है। काबुल के बाद दूसरे सबसे बड़े और अहम शहर में ये आज तक संवाददाता अशरफ वानी है, जो देश को पहली बार तालिबान के मिशन इम्पॉसिबल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। कंधार को तालिबान चारों तरफ से घेर चुका है, फिर भी वो इस शहर पर कब्जा नहीं कर सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह
शहर की शुरुआत में बनी ये चेक पोस्ट है जहां पर तालिबान को रोकने के लिए अफगान सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। हम इस वक्त उस लड़ाई के मैदान में खड़े हैं जहां पर तालिबान और अफगान सेना आमने सामने हैं। दरअसल ये शहर का बाहरी इलाका है और आप यकीन कर लीजिए कि शहर के इस इलाके के बाद पूरा जो नियंत्रण है इस अफगानिस्तान के इस सूबे का वो तालिबान के हाथ में। जो सड़क काबुल से यहाँ आती है, जिस पर अभी आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ चल रही हैं, दरअसल इस सड़क का अधिकतर हिस्सा जो है वो तालिबान के कब्जे में है। अमेरिकी सेना के जाते ही अफगान सैनिकों के भागने और समर्पण करने की बात सामने आई थी। इसकी एक बड़ी वजह कंधार शहर है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए अफगान सेना ने पूरी ताकत इस शहर में लगा दी है। लेकिन यहाँ तैनात सैनिक हथियार की कमी की शिकायत करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम रेडी है जंग के लिए, सिर्फ हमारे कुछ मुश्किल है वो ये कि हमारे पास वेपन्स जो है ना वो उसके कमी के साथ हम पेश है। वैसे हम इन पर भारी है। तो ये लोग सारे कंधार को सुकूत कर रहे हैं। जब कंधार पकड़ा ना तो फिर काबुल और वो जगह इन लोगों के लिए आसान है। अभी भी बोलदक में हमारा एक भी आर्मी नहीं है, सब तलिबों के हाथ पे है दरवाजा पाकिस्तान की जो है। ये सारा गेम पाकिस्तान का है। तो इन लोगों ने यहाँ पे लाया, कहता है अपना दहशतगर्दी। अफगान सैनिकों ने आज तक को बताया कि अगर उन्हें हथियार मिल जाए तो वो तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस जंग में अफगानिस्तान के आम लोग पिस रहे हैं। यहाँ लोग इतने दुखी हैं कि बुर्का पहने इस महिला ने आज तक संवाददाता अशरफ वानी को रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। ये बोलते हैं इस लड़ाई के दौरान मेरा एक बेटा था जो कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। तालिबान ने आकर हमारे घर पे जो अटैक किया, यहाँ के जो लोगों पर अटैक किया है, तो उसी अटैक के दौरान मेरा बेटा जो था कुछ दिन बाद उसकी शादी थी वो भी शहीद हो गया है। मेरा जो खावन था या पति था इसका वो भी शहीद हो गया है। तालिबान की तेज होती आहट से अफगानिस्तान के लोगों का दिल कांप रहा है। कंधार में भले ही तालिबान शहर के बाहर हो, लेकिन लोग यहाँ से काबुल और दूसरे देशों में भाग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल तालिबान कंधार में बनी इस जेल के अंदर बंद अपने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। दरअसल जो जेल हमारे पीछे यहाँ पर है, इसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स तालिबान के हैं, यानी वो नेता जो अलग अलग तालिबान के दौर में सरकार में थे या फिर सरकार चला रहे थे, वही जो है यहाँ पर बंद हैं। और तालिबान जंगजू जो हैं, तालिबान मुजाहिदीन जो हैं, फाइटर्स, वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए। और अगर सरकार उनकी वो मांग नहीं मानती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं न कहीं तैयारी में जुटे हैं। इस जेल की आप घेराबंदी देख लीजिए, इतनी सारी जो है चारों ओर से इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर अफगान फौज और अफगान पुलिस की तरफ से रखी गई हैं। कंधार पर कब्जा करने के लिए तालिबान उतावला है, इसलिए शायद उसने ईद पर भी सीज फायर नहीं किया, जबकि इससे पहले ईद पर वो ऐसा करता आया था। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तालिबान से संघर्ष विराम करने की अपील की थी, लेकिन तालिबान ने उसे ठुकरा दिया ताकि कंधार पर उसकी घेराबंदी ढीली न पड़े। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे तालिबान ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और यहाँ कंधार में अफगान फौजियों पर हमला करे और उसके साथ साथ इस शहर में, जो कि कंधार का शहर अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें घुसने में कामयाब हो। लेकिन फिलहाल कंधार शहर में तालिबान का खौफ नहीं है। लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं बच्चे तालिबान विरोधी नारे लगा रहे हैं। तालिबान के साए में हंसते खेलते सारे बच्चे दुनिया को खुशियों का मतलब समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि खतरे के बीच भी खुश रहा जा सकता है। अशरफ वानी, कंधार, आज तक।